Hello students, in this video we will cover chapter 1 of research analyst module, that is introduction to research analyst profession। और देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि रिसर्च एनालिस्ट के क्या रोल होते हैं और किस तरीके से उनको अपनी रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ती है और उसके कंटेंट क्या होते हैं और कौन कौन से उनके टारगेटेड ऑडियंस या टारगेटेड क्लाइंट्स होते हैं, तो ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है? सबसे पहले उसका काम होता है कि वो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करता है। और डेटा पॉइंट्स को कहाँ से कलेक्ट करेगा? जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है या बिजनेस इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कंपनी, वो उसको कोलेट करेगा। फिर कोलेट करने के बाद उसको सेग्रीगेट करेगा और फिर सेग्रीगेशन के बाद उसको एनालिसिस करेगा। और एनालिसिस के बाद वो क्या करेगा? उसको उसके रिस्पेक्ट में अपनी एक जजमेंट देगा। तो ये एक रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है। सो अ रिसर्च एनालिस्ट इज अ प्रोफेशनल हु प्रिपेयर्स इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट वो होती है जब आप डेटा को एनालिसिस करके अपनी एक जजमेंट देते हो ऑन सिक्योरिटीज आफ्टर कंडक्टिंग प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस यानी डिटेल्ड वेरिफिकेशन फॉर देयर क्लाइंट्स। The report an analyst prepares entails the examination of financial records and documents of the securities of the companies or industries and often concludes with a judgment which is buy करो, sell करो या फिर hold recommendation करो। तो तीन ही तरीके की जजमेंट हो सकती है। या वो अपने क्लाइंट्स को बोलेंगे कि इधर यू गो फॉर बाइंग दैट पर्टिकुलर शेयर और सेल दैट शेयर और होल्ड दैट शेयर। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान के चलिए कि आपको एक न्यू कार खरीदनी है। तो जब आप कार खरीदने जाएंगे तो उससे पहले एक प्लानिंग करेंगे। क्या प्लानिंग करेंगे कि आपकी प्राइस रेंज क्या है, उस प्राइस रेंज के अंदर कौन कौन से ब्रांड में कौन कौन सी कार आती हैं, फिर उसके बाद आपको किस फीचर की कार चाहिए, उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए, क्या वो डीजल पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक कार होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप पूरा प्लान आउट करके चलते हो। सेम गोज विद द इन्वेस्टमेंट। तो जब भी कंपनी में किसी भी क्लाइंट को शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो उसको एक सपोर्ट के लिए एक एनालिस्ट रिपोर्ट चाहिए होती है जो उनको बता सके कि पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी कि क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव हो सकते हैं और उससे हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है एक पर्टिकुलर कंपनी से। तो एग्जांपल क्या है? इमेजिन यू हैव डिसाइडेड टू बाय अ न्यू कार। तो आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा कि प्राइस रेंज मेरी क्या होगी, उस प्राइस रेंज के अंदर ब्रांड कौन कौन से अवेलेबल हैं, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है और उसके इंटीरियर माइलेज, ये सब आपके उसमें रहेगा। दिस प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू रिसर्च रिपोर्ट। देर इज अ रिसर्च यानी कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। रिसर्च का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज एंड देन एनालिसिस, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टू टेक डिसीजंस। तो रिसर्च एनालिस्ट कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री मेन क्लासेस। कौन कौन से एनालिस्ट होते हैं? जो होते हैं बाय साइड एनालिस्ट, सेल साइड एनालिस्ट एंड इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। तो जो फर्क समझते हैं, देखिए बाय साइड ऑर्गेनाइजेशन या बाय साइड एनालिस्ट वो होते हैं जैसे कि हो गया म्यूचुअल फंड, हेज फंड हो गया, जैसे पेंशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, LIC खुद बाय साइड हो गया। तो बाय साइड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो क्लाइंट का पैसा खुद मैनेज करती है, जिनके पास एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर होती है कि विच कंपनीज दे शुड बी बाइंग, विच कंपनीज दे शुड बी इग्नोरिंग या विच कंपनीज दे शुड बी सेलिंग। तो बाय साइड वो होती है जो खुद डिसीजन लेते हैं। सेल साइड वो होता है जो रिसर्च रिपोर्ट्स को सेल करते हैं, जो रिसर्च रिपोर्ट को सेल करते हैं, यानी कि ये हो गए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए। इनका काम क्या होता है? ये क्लाइंट्स को रिसर्च रिपोर्ट सेल करते हैं, फिर क्लाइंट्स उस रिसर्च रिपोर्ट के बेसिस पे पोजीशन अपनी डेवलप करते हैं मार्केट के अंदर। तो सेल साइड और बाय साइड विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्ट है। तो बाय साइड एनालिस्ट वो होते हैं जो रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट बाय करते हैं और सेल साइड वो होते हैं जो रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट को सेल करते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट एनालिसिस, ये कौन से होते हैं? ये फ्रीलांसर होते हैं। इनके पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लाइंट्स होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली उनको केटर करते हैं, उनकी डिमांड्स को केटर करते हैं या फिर जो भी एडहॉक उनकी रिक्वेस्ट आती है उसके हिसाब से वो रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो एक बार समझते हैं, सेल साइड एनालिस्ट दे टिपिकली पब्लिश रिपोर्ट्स ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज और इंडस्ट्री विद स्पेसिफिक रिकमेंडेशन टू बाय और सेल द सेम। तो सेल साइड एनालिस्ट के अंदर क्या होता है? ये किसी की डिमांड नहीं लेते हैं, रादर इनकी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वॉच लिस्ट होती है और उस वॉच लिस्ट, उस कवरेज के बेसिस पे ही अपने क्लाइंट्स को रेफर करते हैं। बाय साइड एनालिस्ट वो हो गए जो रिसर्च रिपोर्ट्स को बाय करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। एसेट मैनेजर्स जो होते हैं, एसेट मैनेजर्स, हेज फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट दे वर्क फॉर रिसर्च फर्म सेपरेट फ्रॉम फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट फर्म एंड सेल देयर रिसर्च टू अदर्स ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। जैसे बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं आजकल जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट रिपोर्ट्स देती हैं, तो वो उनका इस कैटेगरी में वो फॉल करेंगे।
देन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट, तो अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी, जिसको हम बोलेंगे मैक्रो फैक्टर्स को समझना। अब मैक्रो फैक्टर्स का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर कंट्री की जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना कि क्या वहाँ पे लॉन्ग टर्म कंपनी सर्वाइव कर पाएंगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, और कितनी वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, क्या यहाँ पे फॉरेन फ्लोज हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, बजटरी एलोकेशन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो ये अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू मैक्रो फैक्टर्स। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज। अब कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी, कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके फेवर में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, कौन सी कंपनी ऐसी हैं जिनका रोबस्ट बिजनेस मॉडल है, जिनके सेगमेंट में कंपटीशन कम है। तो ऐसी क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली दोनों यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दोनों एनालिसिस होने चाहिए। देन अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री। अब जैसे हर एक कंपनी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। फॉर दैट मैटर जैसे टाटा मोटर्स हो गया, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। रिलायंस इंडस्ट्री वो ऑयल एंड गैस को मेजरली बिलोंग करता है। ऐसी सारी कंपनी हर एक इंडस्ट्री को वो करती है बिलोंग। और हर इंडस्ट्री के एक स्पेसिफिक रेगुलेशन होती है और गवर्नमेंट की पॉलिसी हर इंडस्ट्री के अलग होती है और हर इंडस्ट्री के चैलेंजेस अलग होते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री का एक सीजन होता है, अर्निंग सीजन होता है। फिर वहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है उस इंडस्ट्री के लिए कि वहाँ पे ठहराव आ जाता है, फिर ग्रोथ नहीं नजर आती है। तो अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट। अब एक अच्छा रिसर्च एनालिस्ट कौन माना जाता है? गुड विद नंबर्स, जिसको नंबर क्रंचिंग बहुत अच्छी आती हो, जिसको बिहाइंड द कर्टन की चीज़ें समझ आती हो, जिसको रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है तो उसके अंदर की गहराई उसको समझ आनी चाहिए ताकि वो नंबर्स को एक अच्छे से प्रेजेंट कर सके। फिर अब ये सारा जो एनालिसिस होता है ये किस पे होता है? एक्सेल्स पे होता है, एक्सेल एंड स्प्रेडशीट पे होता है। तो ही शुड बी गुड विद एक्सेल एंड स्प्रेडशीट। फाइनेंशियल कंसेप्ट में उसको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हेन इट कम्स टू रीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डीकोड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एबिलिटी टू आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या वो मैनेजमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कन्वे कर, मतलब उनसे पूछ सकता है? मैनेजमेंट की कमेंट्री जानने के लिए मैनेजमेंट से डायलॉग करना, मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए यहाँ पे एबिलिटी टू आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट, अटेंशन टू डिटेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटर्न एज वेल वर्बल। रिटर्न इसलिए क्योंकि ही हैज़ टू ही हैज़ टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट। तो जो उसकी रिटर्न स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और रिसर्च रिपोर्ट से एक क्लियर व्यू मिलना चाहिए जो भी क्लाइंट है उसको। और वर्बल यानी कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स, कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी चैप्टर and we'll meet with a new chapter in next video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.